साथियों, हेलो साथियों, आज आपके शहर में चालीसगांव शहर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ इस संदर्भ में जाहिर सभा का आयोजन किया गया है और इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनऐवजी बॅलेट मतपत्रिका पेपरवर निवडणुका घेणे। दूसरा विषय ओबीसींची जातीय आधारित जनगणना करणे। या दोन विषयाच्या अंतर्गत या ठिकाणी चर्चा करण्यात येत आहे। अनेक वक्त्यांच्या माध्यमातून बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए। मैं कुछ बातें कंक्लूडिंग में समापन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, आधुनिक भारत में 1848 से लेकर 1956 तक फुले शाहू अम्बेडकर के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का समय होता है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद, 108 साल का आंदोलन करने के बाद वोट का अधिकार हम लोगों को उपलब्ध हुआ और हमारे महापुरुष वोट के अधिकार से 108 साल का संघर्ष करने के बाद जो वोट का अधिकार मिला उससे संतुष्ट हो गए। वोट के अधिकार से संतुष्ट हुए। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। ओके साथियों, तो ये जो 108 साल का संघर्ष करने के बाद जो वोट का अधिकार हम लोगों को मिला, उससे हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए। उसकी बहुत बड़ी वजह, वो वजह क्या है? वो वजह ये है, इससे संतुष्ट होने की वजह ये है कि इससे, इस अधिकार से, वोट के अधिकार से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आजाद भारत में शासक वर्ग बनाया जा सकता है। आप लोगों को इतिहास की अगर थोड़ी बहुत समझ है तो आप लोगों को जानकारी होगी कि कोई भी राजा खून खराबा करने के बाद ही बनाया जा सकता था, बनता था। दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, खून खराबा होता था, बहुत बड़े पैमाने पर खून बहाया जाता था और जब एक पराजित होता था, दूसरा विजयी होता था, तब कहीं जाकर वो राजा बनता था। ये जो लोकतंत्र आने के पहले की व्यवस्था थी, ये बहुत ज्यादा हिंसक व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा खून खराबे वाली व्यवस्था थी।
इसलिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू किया, उस संविधान में भारत की प्रजा को वोट का अधिकार बहाल किया गया। पहले 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया और बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वोट का अधिकार है, इसका उपयोग और प्रयोग करके, शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग और प्रयोग करके, किसी प्रकार का खून खराबा किए बगैर शांतिपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है, शांतिपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। ये इस तरह का अधिकार भारत के संविधान के द्वारा हमारे लोगों को बहाल किया गया। ये अधिकार बहाल करने के बाद ये बात हम लोगों को जानना समझना जरूरी है कि यदि वोट के अधिकार के द्वारा आप अपना राजपाट लाना चाहते हैं, तो केवल मात्र वोट के अधिकार से ये अधिकार राजपाट नहीं लाया जा सकता। वोट के अधिकार से राजपाट लाया जा सकता है, मगर उसके लिए केवल वोट के अधिकार से ये नहीं हो सकता। वोट के अधिकार से ये हो सकता है, मगर उसकी पूर्व शर्त है कि आपके पास संगठन शक्ति चाहिए। संगठन शक्ति के द्वारा आप वोट के अधिकार का उपयोग और उपयोग अगर बहुमत हासिल करते हो, जैसे लोकसभा के चुनाव का उदाहरण ले लो, भारत के संसद में 543 लोकसभा की सीटें हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल को या संगठन को अपनी सरकार बनानी है, तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए 273 सीटें चाहिए, 272 सीटें चाहिए। 543 में 272 सीटें अगर मिलती है, तो आपको सिंपल मेजॉरिटी मिलती है और उसके आधार पर आप अपनी सरकार, सेंटर में आप अपनी सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा करने के लिए आपके पास संगठन शक्ति चाहिए। आजादी के आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आजादी का आंदोलन चलाया गया नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जब आजादी मिली तो ये एकमात्र संगठन था जो सारे देश के प्रदेशों में, सारे देश के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इस वजह से उस संगठन का उपयोग करके कांग्रेस ने सेंट्रल में सरकार बनाई। दूसरे लोगों के पास इतना विशाल संगठन नहीं था, मगर कोई भी बदलाव लोकसभा की सीटों में हो या महाराष्ट्र की या किसी भी राज्य की विधानसभा में, अगर आप बहुमत हासिल करना चाहते हो, जैसे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और 288 विधानसभा की सीटों में अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो 145 विधानसभा में अगर आपके एमएलए चुनकर आते हैं, तो आप महाराष्ट्र में आपकी सिंपल मेजॉरिटी में सरकार बना सकते हैं। मगर ये सब करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। अगर आपके पास संगठित शक्ति नहीं है, तो आप लोकतंत्र में केवल क्राउड है। अगर आपके पास संगठित शक्ति नहीं है, तो फिर आप केवल क्राउड है। और फिर इस क्राउड का, जो भारत का शासक वर्ग है, जो हजारों सालों से इस देश के बहुसंख्यक लोगों के सर पर बैठा हुआ है,
वो जो ब्राह्मण वर्ग है जिनकी संख्या 3.5% है, और वर्ण व्यवस्था के द्वारा जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, जाति व्यवस्था के द्वारा उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, अस्पृश्यता के द्वारा वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, इसके आधार पर वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। ये वर्चस्व योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने किया है और उसी को आधार बनाकर हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 6,500 जाति के टुकड़ों में बटे हुए। इस देश में जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं वो 6,500 जाति के टुकड़ों में बटे हुए। आपकी संख्या कहने के लिए 85% है, 100 में 85% है। अगर आपको 30-35%, 40% वोट अगर मिलता है तो आपकी सरकार बन सकती है, मगर आपके वोट इस देश में 85% है। 85% वोट होने के बावजूद भी हमारे लोगों की सरकार नहीं है। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि सरकार नहीं है, एक और बात है, विरोधी पार्टी भी नहीं है। सरकार नहीं है तो ठीक है, सरकार बनना या बनाना बड़ी बात है, आप लोगों की विरोधी पार्टी भी नहीं है। क्योंकि विरोधी पार्टी होने से एक बेनिफिट होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों नंबर लग जाएगा, भी शासक वर्ग बन सकते हैं। विरोधी पार्टी का है तो बस थोड़े से अंतर पर ही आदमी खड़ा रहता है कि अब विरोधी में है तो सत्ताधारी में आ सकते हैं। मगर अभी हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग है ब्राह्मणों का, तो उसकी 2 नेशनल लेवल की पार्टियां देश में नहीं है, जिनकी संख्या 3.5% है ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों का ही कांग्रेस है, ब्राह्मणों की ही बीजेपी है, ब्राह्मणों की ही तृणमूल कांग्रेस है, ब्राह्मणों की ही कम्युनिस्ट पार्टी है, ब्राह्मणों की ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। यानी ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। और जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, उनकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। और नहीं है इसका अर्थ यह है कि हम लोग केवल क्राउड हैं, भीड़ है। और जब चुनाव आता है तो चुनाव में हम क्या करते हैं, चुनाव में हम लाइन लगाकर वोट डालते हैं। तो इतना हमारा महान काम, हम लोग जो है चुनाव में लाइन लगाकर वोट डालते हैं, आइदर और, तो बीजेपी को डालते हैं तो कांग्रेस को डालते हैं। जब बीजेपी को डालते हैं तो SC ST OBC का आदमी हिंदू बनकर वोट डालता है, और कांग्रेस को डालता है तो SC ST OBC के नाम पर डालता है। भाई इतना ही फर्क। SC ST OBC के लोगों को हिंदू होने का कोई मीनिंग है नहीं, और ब्राह्मण कह रहे हैं तो हिंदू है, जबकि वही ब्राह्मण हमारे लोगों को प्रचार में कहते रहते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों की दीवी गाली है। दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, यानी मुसलमानों ने हम लोगों को हिंदू कहा, हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो फिर आप लोगों के धर्म का नाम क्या है? ब्राह्मणों को यह पूछा जाना चाहिए कि अगर आप हिंदू नहीं है तो आपके धर्म का नाम क्या है? तो उन लोगों को उनके धर्म का नाम भी बताने के लिए मुश्किल है। मैंने ही ये सवाल उठाए कि ये तो हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं, तो आपके धर्म का क्या नाम है? तो उन्होंने आजकल कुछ नया नाम लाया है, सनातन, ऐसे नए शब्द लाए, सनातन। तो मैंने उनको कहा, अरे ये तो बुद्ध का प्रवचन है, एस धम्मो सनातनो, उसमें बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा कि यह धर्म सनातन है। इसका मतलब है ये सनातन शब्द पाली भाषा का है।
ये हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का नहीं है। एस धर्मो सनातन, ये धर्म सनातन है। सनातन शब्द का क्या अर्थ है? प्रारंभ से चला आया हुआ, शुरू से चला आया हुआ। तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? ये सारे इंसान इस धरती पर है, वो सारे इंसान बराबर है और शुरू से है। सारे इंसान बराबर है और शुरू से सारे इंसान है, और ये सारे इंसान बराबर है। मगर ब्राह्मण धर्म के अनुसार सारे लोग बराबर नहीं है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्योंकि वो कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। अब ऐसा आज तक प्रमाणित नहीं हुआ कि कोई मुख से पैदा होता, मगर ब्राह्मण ही ऐसा कह सकते हैं कि वो मुख से पैदा हुआ। दूसरे किसी ने आज तक नहीं कहा। तो ब्राह्मण कहते हैं, उनके शास्त्र कहते हैं, मगर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह की थ्योरी, इस तरह की बातें प्रचार में लाने का काम किया, ऐसा कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों के ऊपर दिखाने के लिए कोशिश की। साथियों, इस देश में हम लोग बहुसंख्यक हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग 85% लोग हैं और ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है तो 3.5% जो लोग हैं वो ही रूलिंग में है और वही अपोजिशन में है, और उन्हीं लोगों के 5 नेशनल पार्टियां हैं। आइदर और बदल बदल कर उन्हीं लोगों की सरकारें आती रहती है, और हम सब लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जिनकी संख्या 85% है, वो केवल क्राउड है और लाइन लगाकर हम लोग वोट डालने का काम करते हैं। और तब तक हम लोग वोट डालने का काम करते रहेंगे जब तक हमारी संगठित शक्ति नहीं होगी, जब तक हमारी संगठित पार्टी नहीं होगी। जब तक हमारी संगठित पार्टी नहीं होगी तो हमारे लोग भी लाइन लगाकर ही वोट डालते रहेंगे। जिसे अम्बेडकरी समाज लोग भाषण करते वक्त लोग कहते हैं अम्बेडकरी समाज। जब कोई टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है तो उसके निश्चित मीनिंग होते हैं, निश्चित अर्थ होते हैं। अम्बेडकरी समाज कौन है? अम्बेडकरी समाज, अम्बेडकरी समाज जो है कौन है? तो ज्यादा से ज्यादा जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले या फिर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जाति के लोग, दूसरा अर्थ ये होता है। बहुत ज्यादा हुआ, बड़ा चढ़ा कर 15%। शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है? 15%। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर 15%, जिसको हम अम्बेडकरी समाज कहते हैं, उसकी संख्या 15% है। तो अम्बेडकरी समाज बहुजन समाज नहीं है, क्योंकि वो बहुसंख्यक नहीं है। इसीलिए जब काशीराम जी ने अपनी राजनीति शुरू करने की कोशिश की तब उन्होंने ये सारी बातों का महाराष्ट्र में रहकर, पूना में रहकर अध्ययन किया। ये सारे पार्टी के लोगों को यश मिलता है, इनको यश क्यों नहीं मिलता? तो उनको ये समझ में आया कि ये जो पार्टी है, जिसे उस समय काशीराम जी के समय में रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी, तो वो 15% लोगों को संबोधित करते थे ज्यादा से ज्यादा। जब आपका संबोधन ही आप लोगों को 15% लोगों को ही आप संबोधित करते हो तो 15 से नीचे ही आपको वोट मिल सकता है। 100% तो किसी को वोट नहीं मिलता। इसीलिए काशीराम जी ने 85% का नया फार्मूला लाया कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, ये काशीराम जी के द्वारा इसमें एक चेंज लाया गया कि हम लोग 85% लोग हैं, हमारे वोट 85% लोग हैं। और फिर उन्होंने इस समूह को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी बनाई, उसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। इस तरह से ये बहुजन शब्द आया। और फिर उसके बाद बहुजन शब्द जो है भारत में आज के तारीख में सबसे ज्यादा
लोकप्रिय शब्द है। भोजन शब्द जो है आज के तारीख में सबसे ज्यादा मूल निवासी भोजन समाज के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय शब्द है। एक काशीराम जी के द्वारा मामसेप के माध्यम से ये सारे देश भर में सभी देश के हर चुनाव क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। मगर ये बात हम लोगों को ठीक से समझना होगा कि जो बहुजन शब्द है वो SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी से मिलता है, इनसे बनता है। जब आप 85% की बात करते हो तो ही बहुजन बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। इसलिए बोलते वक्त हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए, जब आप किसी समूह को संबोधित करते हो, बोलते हो, प्रचार करते हो, समझाने का काम करते हो और आप बहुजन कहते हो, तो ये बोलते वक्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से मिलकर बनते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम समाज में काम करते हैं तो काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग कहां कहां कौन से बस्ती में रहते हैं, उन तमाम बस्तियों में जाकर हमको काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप शासक वर्ग बनने की कोशिश करते हो, बनते हो नहीं बनते हो वो दूसरी बात है। अगर आपकी कोशिश सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, तो आप बनने की संभावना ही नहीं है हमेशा के। अगर आप तरीका सही अपनाते हो तो आप बन भी सकते। अगर आप 85% लोगों के बीच में जाके काम करते हो तो कम और अधिक प्रमाण में लोग आपको साथ और सहयोग और समर्थन दे सकते हैं। अगर आप 15% में ही जाकर काम करते हो, बात 85% की करते रहोगे, तो 15% के अंदर ही वोट मिलेगा, 85 में नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही लोग करते हैं। ये मैं तजर्बे से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से हम आंख बंद करके काम नहीं करते, आंख खुली रख के काम करते हैं और फील्ड में जाके काम करते हैं। तो हम लोगों को इस बात की जानकारी है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसी सफलता हासिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने इस प्रयोग को करके दिखाया और जब वो महाराष्ट्र में पूना में नौकरी में थे और यहाँ के लोगों को कहते थे, तो यहाँ के बहुत सारे लोग उनको कहते थे कि आप नौजवान हो, पंजाब के रहने वाले हो, आप महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते थे कि हम लोग शासन करती जमात बन सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के बीच में जब वो जाते थे तो लोग उनको कहते ऐसा नहीं हो सकता। तो काशीराम जी को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो महाराष्ट्र छोड़कर यूपी गए और यूपी के लोगों को जाके समझाया और समझाने के बाद सरकार बनाई। बनाने के बाद फिर महाराष्ट्र में आए, फिर महाराष्ट्र में आकर लोगों को समझाया। देखा तो हमारे लोग इतना होशियार और इतना दिमाग, इतना गुलामी का जकड़ बंद किया हुआ दिमाग है। क्या कहते थे, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में जो नेगेटिव थिंकिंग जो है उसका कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। जो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग करता है उसका कोई न कोई रिजल्ट आता है। 1952 में जनसंघ बना, आरएसएस ने बनाया, तो उनको कैंडिडेट खड़ा रखने के लिए आदमी नहीं थे। जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, भाजपा तो अभी बनी, पहले जनसंघ था,
तो उनको लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट खड़े रखने के लिए आदमी नहीं मिलते थे 1952 के लोकसभा के चुनाव में। और जो कैंडिडेट खड़े रखते थे पहले ही बोल देते थे डिपॉजिट जब्त होगी। तो उनके कार्यकर्ता जो है वो उनके कार्यकर्ता को खड़ा रखते थे और वो डिपॉजिट भी वही भरते थे। तो हमारा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम खड़े रहो। तो लगातार 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 प्रयास करते करते हारते 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 क्या होता है मालूम है? पता चल जाता है हारने का कारण क्या, रहस्य पता चलता है हारने का कारण क्या। और उन कारणों को अगर दूर करो, जैसे ब्राह्मण लोगों की संख्या 3.5% है, 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकता वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तो उन्होंने ओबीसी को टारगेट किया। ये एक वर्ग है जो लीडरलेस है। सारे देश भर में आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार अगर छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश और बिहार अगर छोड़ दिया जाए तो सारे देश का जो ओबीसी है वो लीडरलेस है। तो लीडरलेस सोसाइटी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ओबीसी के लोगों को आरएसएस के लोगों ने कहा कि तुम हिंदू, और एक नया वोट बैंक है, हिंदू के नाम पर वोट बैंक तैयार किया। वो हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। हिंदू भारतीय शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है, ये भारतीय नहीं है। तो हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, ऐसा उन्हीं लोगों के द्वारा प्रचार किया गया। और इस तरह से ब्राह्मणों ने योजना बनाकर प्लानिंग के तहत उन्होंने ब्राह्मण लोगों का प्रचार प्रोपेगेंडा किया और हिंदू बनाने के लिए एक नया तरीका डेवलप किया। ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए, वो हिंदू है नहीं, तो ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया? एक थ्योरी डेवलप की, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, और ये प्रोपेगेंडा किया कि देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू होने की वजह से क्या हुआ, ये भ्रम उन्होंने फैलाया लोगों में, आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, कि जो मुस्लिम्स है भारत में 12-13%, 15% जो मुस्लिम है उसका राज आ सकता है। नहीं आ सकता, 15% लोगों का राज नहीं आ सकता। मगर उन्होंने लगातार ओबीसी के लोगों के अंदर यह प्रोपेगेंडा किया, उनका राज आ सकता है, तो डर पैदा होता था। अगर राज आ गया तो तुम्हारी सुनता कर दी जाएगी, ये भी बोलते थे। खतरे में है भी बोलते थे, सुनता की जाएगी ये भी बोलते थे। जबकि कई 100 साल तक मुसलमानों का राज रहा, सभी लोगों की सुनता चाहे तो करवा सकते थे, मगर नहीं हुई। 100 साल से ज्यादा समय तक उनका राज रहा, मगर सभी की सुनता हुई नहीं। इसके बावजूद भी झूठा प्रोपेगेंडा किया, मुसलमानों का राज आ सकता है, और आया तो सुनता हो। तो प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में ओबीसी हिंदू बना। हिंदू है नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का मतलब है उनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनना होगा, और शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित होना। शूद्र बनने का मतलब हुआ अधिकार वंचित होना।
तो वो है नहीं है, मगर उन्होंने प्रतिक्रिया में उनको हिंदू बनाया। मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू बनाया और उनको कहा कि तुम्हारा शत्रु मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। और इस तरह से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जहां ये थ्योरी कामयाब हुई वहां उनकी सरकार है। जहां ओबीसी ओबीसी बनकर रहा तो वहां ओबीसी की सरकार आई, और जहां ओबीसी हिंदू बन गया वहां भाजपा की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में ओबीसी हिंदू बन गया तो हिंदू के नाम पर उनका समर्थन लिया और एक क्षत्रिय को वहां का मुख्यमंत्री नॉमिनेट कर दिया। वो कौन है बाबा? काय का योगी और काय का है, ऐसे ही प्रोपेगेंडे के लिए। मैं वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसको बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो हिंदू प्रतिक्रिया में, मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू बनाया गया, तो जो ओबीसी हिंदू बना वो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में बना। और जब वो हिंदू बन जाता है तो ब्राह्मण उसको जैसा चाहे वैसा इसका यूज करता है, इस्तेमाल करता है, फसाद में भी करता है और चुनाव में भी करता है। तो उसका तो यूज होता है, और जिसका यूज होता है उसी का थ्रो होता है। यूज एंड थ्रो, यूज करते फेंक देते। ज्यादा बुरी लैंग्वेज में बताया जाए यूज एंड थ्रो थ्योरी तो आपको देसी भाषा में, जब आप टॉयलेट को जाते हो, कभी कभी जंगल में जाना पड़ता है, पानी नहीं होता है? आप लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा अनुभव आया हो, तो टॉयलेट लगा और पानी नहीं, तो उस समय आदमी क्या करता है? आजू बाजू में देखता कोई पत्थर है क्या, तो वो आजू बाजू का पत्थर उठाता है और पत्थर से पूछता है, और पूछने के बाद में यूज एंड थ्रो होता है। रियल बात है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में घटित बातें हैं। यूज करते हैं, थ्रो करते हैं। तो बीजेपी के लोग हम लोगों को इसी तरह से यूज एंड थ्रो। अन्यथा हमारे लोगों को गिनते भी नहीं है, कुत्ते को गिनते हैं, जानवरों को गिनते हैं, उनकी गिनती करते हैं, मगर हमारे लोगों की गिनती भी नहीं करते। गिनती करने के पीछे मकसद ये है, कभी कभी देहात में बोला जाता है, देहात में मैं देहाती आदमी हूं इसलिए आप कहते हैं, अरे मैं तेरे को क्या गिनता हूं, बोलते मैं तेरे को गिनता नहीं हूं, मैं ऐसा 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 बोलते देहाती आदमी इसलिए देहाती उदाहरण, मैं तेरे को क्या गिनता हूं। गिनने का बहुत इंपॉर्टेंट मामला। तो आरएसएस भाजपा के लोग हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी गिनते ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। वोट का अधिकार तो फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन के द्वारा हम लोगों को मिला, मगर पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब क्या है? अपने हक के लिए वोट के अधिकार का उपयोग कैसे करना चाहिए और अपने दुश्मनों को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार की हिंसा किए बगैर, कोई हिंसा का सहारा लिए बगैर, ये संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए किसी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप इसका उपयोग करके बदलाव ला सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। ये पॉलिटिकल एजुकेशन हमारे लोगों के खासतौर पर ओबीसी के बीच में नहीं है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के अंदर है वही बात अगर सारे देश भर में हो जाए, अगर सारे देश भर में हो जाए तो फिर तो ये सारा देश का शासन, सत्ता जो है उनके नियंत्रण में, केंद्र में भी उनकी सत्ता हो। अभी इस तरह का माहौल देश भर में हम लोगों के द्वारा बनाने की, सारे देश भर में बनाने की कोशिश हो रही है। सारे देश भर में हम ये सारी बातें फैला रहे हैं
और इसका धीरे धीरे लोगों के बीच में विचार में परिवर्तन हो रहा है, तो आरएसएस के लोगों को डर लग रहा है कि हाँ ये तो लॉजिकल बात है, तो होना है। इसलिए इसको रोकने के लिए ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अन्यथा ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कारण है कि ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री आरएसएस के लोगों को बनाना पड़ा? ऐसा कोई कारण तो दिखाई नहीं देता। ये तो हम ही लोग हैं, सारे देश भर में ओबीसी के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और ऐसी तैयारी कर रहे हैं। इससे आरएसएस भाजपा के लोगों में ये डर पैदा हुआ, ऐसा हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। ये बहुसंख्यक के लोगों को समझने के लिए कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगा। इस बात के डर की वजह से एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो तो हम लोगों ने सारे देश भर में 625 जिलों में ये चल रहा है। मैं 19 साल की मेरी उम्र थी। कानून के अनुसार हमारे देश में 18 साल के उम्र के बाद में किसी भी व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास मेरिट है तो उसको नौकरी मिल सकती है। मुझे भी मेरिट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई थी। मैं जब जॉब करने के लिए पहले दिन गया तो वहां मेरा जो सेक्शन सुपरवाइजर था, उसने एक सीनियर आदमी को कहा कि ये आपको दिन भर ट्रेनिंग देगा, डिपार्टमेंटल काम कैसे करना है। तो उसने मुझे दिन भर 6 बजे तक ट्रेनिंग दिया और 6 बजे के बाद उसने मुझे कहा कि चलो। मैंने कहा चलो। तो वो मुझे बीएसपी के बामसेफ के मीटिंग में लेके गया। तो बामसेफ के मीटिंग में मैं चला गया और बामसेफ के मीटिंग में जाने के बाद मेरा वो जो ट्रेनिंग करने वाला आदमी था वो 2 ट्रेनिंग कर रहा था। मैं डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग, फिर बामसेफ का ट्रेनिंग। मेरा एक ट्रेनिंग के बजाय 2 ट्रेनिंग किया। तो इस तरह से मुझे पहले ही दिन बामसेफ का ट्रेनिंग मिला और बामसेफ का ट्रेनिंग मिलने के बाद मुझे वो काम अच्छा लगा और मैंने काम शुरू किया। तो जिस सीनियर आदमी ने मुझे बामसेफ की मीटिंग में लेके गया, बाद में मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना ज्यादा हो गया कि मैं ही उसको मार्गदर्शन समझा। और फिर एक समय आया कि ये काम ऐसा नहीं है कि इसको घंटा 2 घंटे किया जाए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ दिया और 24 घंटे इस तरह का काम करने के लिए सारे देश भर में काम करना शुरू कर दिया। और 2000 से मैं ये आंदोलन में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 625 जिलों में ये संगठन और ये आंदोलन हमने फैलाया। मेरा यकीन है, विश्वास है 2030 तक, वो मैक्सिमम 2030 तक ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। 6 लाख गांव में ये आंदोलन हम लोग फैलाएंगे और 6 लाख गांव में जब ये आंदोलन फैल जाएगा तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और जब ये जन आंदोलन हो जाएगा, जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। उसी तरह का ये भारत व्यापी आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा और हम लोग ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से मुक्त हो सकते हैं, गुलामी से आजाद हो सकते हैं। ये लड़ाई हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी को थोड़ा सा और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, फिर इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। ये आजादी की लड़ाई है। ये आजादी की लड़ाई करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की लड़ाई जीतने के बाद नौकरी ऐसी मिल जाएगी। नौकरी मिलने के बाद आजादी नहीं मिलती, आजादी मिलने के बाद नौकरी मिलती। आजादी मिलेगी तो फैसले करने का अधिकार हमारा ही होगा। भाई किसको कितनी नौकरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अभी 3.5% लोग निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो आजाद है, उनका नियंत्रण है, उनकी निगरानी है। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं, हम 15 अगस्त 47 को आजाद हो गए हैं ऐसा मानकर चलते हैं, गलत बात है। हाँ, ब्राह्मण आजाद हो गए। अंग्रेज और ये जो आजादी की लड़ाई है वो अंग्रेज और ब्राह्मणों के बीच में थी। ये लड़ाई जो है अंग्रेज और ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई थी, तो ब्राह्मण आजाद हो गए। ब्राह्मण आजाद हो गए, इसका क्या सबूत है? ब्राह्मण
कि जाति का आदमी देश का प्रधानमंत्री हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 60% से ज्यादा ब्राह्मण पहले मंत्रिमंडल में, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में 60% से ज्यादा ब्राह्मण मंत्री थे। ये उसका सबूत है। तो ये आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। हम लोगों का इस्तेमाल करने के लिए गांधी ने जो है वो जो धोती जो है आधी धोती पहनी। धोती तो पूरी थी मगर पहना इस तरह से कि हमारे लोगों को ऐसा लगा रही तो हमारा आदमी है। तो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पूरी धोती गांधी ने आधी पहनी। पूरी थी वो धोती, पूरी थी मगर पहनी आधी। तो हमारे लोगों ने देखा साधु आदमी लगता है, जो महात्मा आदमी लगता है, और उस महात्मा के समर्थन में हमारे लोग खड़े हो गए और महात्मा ने हमारा समर्थन लेकर उन लोगों को आजाद करने में कामयाबी हासिल की। मगर आजाद भारत में सारे सत्ता पर नियंत्रण उन लोगों का करवाया। ये हिस्ट्री है, इतिहास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूँ, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ। किसी के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत निजी दुश्मनी नहीं है। जिन ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण हुआ त्याच्या धुर्याला काही माझं धुरं लागलं नव्हतं, आणि त्या धुर्याला धुरं लागलं असल्यामुळे आमचं भांडण होतं। माझे 2-4 बैल त्याच्या शेतीत जायचे आणि त्याचे गुरढोरं माझ्या शेतीत यायचे, चरायचे, आणि त्याच्यामुळे त्याचं आमचं भांडण होतं। त्या भांडणामुळे मी असं बोलून राहिले, नाही असं काही नाही। तेव्हा या परिस्थितीमध्ये आपल्याला बदल करण्यासाठी महत्वपूर्ण मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे। तो महत्वपूर्ण मुद्दा काय की मोठा बदल जर आपल्याला हवा असेल तर संघटित शक्तीनेच होऊ शकतं। ही गोष्ट मला वयाच्या 19व्या वर्षी समजली। तेव्हापासून 19व्या वर्षापासून मी त्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं आणि 625 जिल्ह्यामध्ये संघटन पहिल्यांदा निर्माण केलं पाहिजे, विशाल संघटन निर्माण केलं पाहिजे। 32 राज्यातील 625 जिल्ह्यामध्ये हे संघटन वाढवलं। आज ब्रह्मदेशाच्या बॉर्डरवर आणि बांगलादेशाच्या बॉर्डरवर जे 4 राज्य आहेत ते जर सोडले तर भारतातल्या सर्व राज्यामध्ये हे विशाल संघटन आम्ही निर्माण केलं। आणि आता या संघटनेच्या माध्यमातून 9 एप्रिलला आणि 1 जुलैला भारत बंद आणि जेल भरो आंदोलन करण्यात येत आहे। हे संपूर्ण देशामध्ये केलं जाईल आणि हे जे आंदोलन केलं जाईल त्या आंदोलनामुळे 2030 पर्यंत हे आंदोलन 6 लाख गावांमध्ये पसरेल। शिकलेल्या लोकांना एकत्रित करणे, समजावून सांगणं यासाठी खूप वेळ लागतो, परंतु मास मुवमेंट बनवण्यासाठी लोक डोळ्यांनी बघतात आणि आपल्या गावामध्ये शाखा उभा करतात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या गोष्टी जो आहेत त्या पसरतात, गावागावामध्ये पसरतात। अशा पद्धतीचं आंदोलन जे आहे आता आम्ही सुरू करत आहोत, मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू करत आहोत। 9 एप्रिलला एक होईल आणि 1 जुलैला एक होईल, अशा पद्धतीचं मोठं आंदोलन। आणि हे दर 2030 पर्यंत 6 महिन्यामध्ये एक वेळ आंदोलन होईल, म्हणजे वर्षामध्ये 2दा होईल। आणि 2025 ला 2दा, 2026 ला 2दा, 2027 ला 2दा, 2028 ला 2दा, 2029 ला 2दा, 2030 ला 2दा, इतक्या कालावधीमध्ये 6 लाख गावामध्ये पसरून योजनाबद्ध पद्धतीने हे सर्व काम चाललेलं आहे। तेव्हा तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्हाला काय साऱ्या देशातील 6 लाख गावामध्ये संघटन आंदोलन पसरवायचं काम नाही करायचं आहे। तुमच्यावर मी ही जबाबदारी सोपवत नाहीये की तुम्ही हे करा। तुमच्या गावामध्ये पसरवायचं काम, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये पसरवायचं काम तुम्ही केलं पाहिजे, तुमच्या भागामध्ये पसरवण्याचं काम तुम्ही केलं पाहिजे। संपूर्ण देशामध्ये पसरवण्याची जबाबदारी आमची आहे, तुमची जबाबदारी नाही आहे। तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यामध्ये, तुमच्या तालुक्यांमध्ये तुम्ही जर ठरवलं तर एका तालुक्यामध्ये 100, 150, 200, 300 जास्तीत जास्त गाव असतात। त्या गावामध्ये वर्षभरामध्ये, एका वर्षामध्ये एक कार्यकर्त्यांनी जर संकल्प केला तर एका वर्षामध्ये संपूर्ण तालुक्याच्या गावामध्ये ही चळवळ आपल्याला पोहोचवता येऊ शकते आणि जनसमर्थन उभं करता येऊ शकते। हे जर आपण केलं
तर हे राष्ट्रव्यापी आंदोलन मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होईल आणि या आंदोलनाच्या जनसमर्थनाच्या आधारावर आपण यशस्वी होऊ शकतो हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. एवढंच या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. ईव्हीएम मशीनच्या संबंधामध्ये आपली मतं चोरली जात आहेत आणि त्या मतांचा वापर त्यांच्या व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी केला जात आहे, योजनाबद्ध पद्धतीने केला जात आहे. जगामध्ये कुठेही ईव्हीएम नाही आहे. अमेरिकेनी, जपाननी, जर्मनीनी या ईव्हीएम मशीन निर्माण केल्या. त्या ठिकाणी निवडणुका बॅलेट पेपर होतात. त्या ठिकाणी 100% लोक शिकलेले लोक आहेत. भारतामध्ये 100% लोक शिकलेले लोक नाही आहेत. अहो, शिकलेले सोडा, साक्षर नाही आहे. साक्षर असणं आणि शिकलेले असण्यामध्ये सुद्धा फरक आहे. हा फरक सुद्धा आमच्या अनेक लोकांना कळत नाही. शिकलेले आणि साक्षर काय बोलताय तुम्ही असं सुद्धा काही लोक म्हणतील. साक्षर म्हणजे ज्यांना अक्षराची ओळख आहे. शिकलेले म्हणजे ज्याच्याजवळ थोडीफार 4था पास, 7वी पास, 8वी पास, 9वी पास, 10वी पास, ग्रॅज्युएट असा शिकलेला. परंतु ज्याला साक्षर म्हणजे अक्षराची ओळख आहे फक्त, आणि तेही काही दिवस अक्षराची ओळख त्यांनी जर पेपर वाचणं बंद केला तर ते सुद्धा बंद होतं. ते काही दिवसानंतर मग ते अक्षराची ओळख सुद्धा बंद होऊन जाते. तेव्हा ही बाब आपण समजली तर आपल्या समाजाची वास्तविक स्थिती काय आहे लक्षात येते आणि म्हणून या व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. वर्तमान राज्यकर्ता वर्ग आपल्या शिक्षणाच्या संबंधामध्ये त्यांना काय घेतले, आपल्या स्वास्थ्याच्या संबंधामध्ये त्यांना काय घेतले, आपल्या मुलाबाळांच्या भवितव्याच्या बाबतीमध्ये त्यांना काय घेतले, ते का करतील आपल्या चिंता, त्यांनी का करावी. आपण चिंता करायला पाहिजे आपल्या भवितव्याच्या बाबतीमध्ये आणि आपण चिंता केली तरच आपला उद्धार होऊ शकतो. स्वोद्धार हा आपल्या महापुरुषांनी सांगितलेला मार्ग आहे. स्वोद्धार म्हणजे काय, स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. स्वतःचा उद्धार म्हणजे सुद्धार. दुसरे लोक आपला उद्धार करतील, कोणीतरी येईल. 2-3 हजार वर्षापासून पाहून राहिलं कोणी येईल. गीतेमध्ये म्हटलेलं येणार आहे. आपण बघून राहिलो कधी येत आहे. तो काय येऊनच नाही राहिला. तेव्हा यासाठी वाट बघत बसणे हा काही उपाय नाही आहे. आपल्याला नव्या वैचारिक भूमिकेच्या आधारावर जे काही नव संशोधन, वैज्ञानिक संशोधन झालेलं आहे त्याच्या आधारावर आपण आपला उद्धार करू शकतो. कुणीही यासाठी अडथळा आणू शकत नाही. आपण त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि संघटित प्रयत्न केले पाहिजे. या संघटित प्रयत्नाला निश्चितपणे यश आल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही ते संघटित प्रयत्न करणार आहोत. आपला साथ, सहयोग आणि समर्थन मिळावं अशी अपेक्षा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण ईव्हीएम या संदर्भात आपले विचार मांडले आणि 9 एप्रिलला जे जेल भर होणार आहे त्या संदर्भात आपले विचार मांडले. मी आजच्या कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आदरणीय प्रभाकर पारवे सरांना विनंती करतो की ते आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करतील. जे काही भाऊ बाहेरून आलेले आहेत जळगाव जिल्ह्यातून, त्यांनी कृपया मला भेटून जायचं. 1-1.5 मिनिटं थांबाल फक्त. आज आपल्या चाळीसगाव मध्ये राष्ट्रवादी मूलनिवासी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने